हेलो दोस्तों, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय संबंधित क्लास 6 और क्लास 9 की तैयारी की कराई जाती है। तो इसी भाग में हम आज से क्लास 9th जनरल एंट्रेंस एग्जाम में मैथ गणित का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, भाग होता है, उसी के पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। या फिर किसी आप देखेंगे कंप्यूटर एग्जाम में आप यदि बुक लिए होंगे तो उसमें परिमेय संख्या पहला चैप्टर दिखाया गया है। तो इसी संख्या पद्धति का ही वो भाग होता है परिमेय संख्याएं, तो जिनको हम डीपली पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n से क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या होती है, इसीलिए इसका कैपिटल वाला n ले लिया गया है। तो वह प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सभी आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। कहने का मतलब है ये निगेटिव नहीं होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक, ये जो संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि अनंत तक मीन्स आप इसमें एक ऐड कर देंगे तो अगली संख्या हमें मिल जाएगी। तो ऐसे आप बहुत सारी संख्या मीन्स इसका कहीं समाप्ति ही नहीं है, मीन्स इसका कहीं अंतिम छोर ही नहीं है, इसलिए इसको डैश डैश करके हमने दिखा दिया है। प्राकृतिक संख्या में एक कंफ्यूजन और होता है कि क्या जीरो सम्मिलित होता है, शून्य सम्मिलित होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शून्य सम्मिलित हो जाएगा तो वो ग्रुप अलग हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक संख्या में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होते हैं 1 2 लेकर के, और अनंत तक की संख्याएं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या, वे संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या होती है। अभी हमने जो भी बताया प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, उसी प्राकृतिक संख्या में आपको जीरो को ऐड कर देना, अर्थात जीरो को उसमें सम्मिलित करना, जोड़ना नहीं है। ऐड में से जोड़ना, उसको जोड़ना नहीं, सिर्फ ग्रुप में शामिल कर लेना है, बस वही आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया। तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या वह संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये इतना तो आपका नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब ये जीरो को सम्मिलित किया गया है, जीरो को, अब इन दोनों ग्रुप को मिलाकर क्या हो गया? होल नंबर हो गया। क्या हो गया? होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर हो गया। अब ये होल नंबर है, इसीलिए इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
W से प्रेजेंट किया जाता है। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ साथ यदि हम ऋणात्मक संख्याओं अर्थात नेगेटिव नंबर को भी हम सम्मिलित कर लें, इकट्ठा कर लें, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर हो जाएगी, जिसमें क्या क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर अर्थात धनात्मक संख्याएं, 0 शून्य और निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याएं। ये तीनों को हम यदि सम्मिलित कर लें, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाएगा, पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर कहलाएगा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। क्यों आई से, क्योंकि इंटीजर का पहला लेटर आई है, इसीलिए इसको इससे दर्शाते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं, देखिए अब इधर डैश डैश लगा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हम इसमें -5 में है जैसे, तो हम 1 घटाएंगे तो अगली संख्या हमारी ऋणात्मक मिल जाएगी। तो आप कहेंगे सर कि आप तो ऐड कर रहे थे तब मिलता था, ये तो माइनस कर रहे हैं। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋणात्मक संख्या है और लंबी ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो उसमें -1 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तभी मिलेगा। लेकिन यदि हमें पॉजिटिव नंबर को आगे का प्राप्त करना है तो उसमें हम +1 का ऐड करेंगे, जैसे +1 हमें 7 प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखेंगे इसमें 0 है, इस तरफ निगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। इसमें 3 पार्ट हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। उन भागों को भी हम देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो है अर्थात धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, इनको i+ से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये आपके एक तरीके से कहा जाए तो ये आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर अर्थात धनात्मक संख्याएं कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए निगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक वो हैं जिनको हम i- से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो प्लस से डिनोट किए, ये निगेटिव है इसलिए हम इसे निगेटिव से डिनोट करते हैं। जैसे कि -1, -2, -3 ऐसे डैश 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 आपके अनंत तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब तीसरा है शून्य, तीसरा अभिभाग तो है 0 शून्य। अब ये जो शून्य है, यह ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ये क्या है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कहेगा भैया ना तो हम इस पक्ष में जाएंगे ना तो हम उस पक्ष में जाएंगे, हमारा वैल्यू 0 है, हम किसी तरफ जाएंगे नहीं। ठीक, तो यह ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना तो निगेटिव इंटीजर होता है। तो इसकी एक तरीके से कह सकते हैं स्थान क्या होता है,
तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव से पहले होता है और नेगेटिव के बाद में होता है। कहाँ? पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्याओं में इनका जो स्थिति है, पोजीशन है, वह नेगेटिव संख्या के बाद में और पॉजिटिव नंबर के पहले। ठीक। अगली संख्या है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? तो सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से क्या होती हैं? पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। अब विभाजन यदि आपने पढ़ा होगा तो विभाज्यता की जांच, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो हम इन नंबर और संख्याओं को पढ़ाने के बाद उसको भी पढ़ाएंगे, तो वह वीडियो आप सभी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इसी वीडियो के जस्ट बाद हम उसको बनाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप सभी डी स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कब वीडियो बना कब। तो आइए देखते हैं इवन नंबर सम संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हों। क्या हों? विभाजित हों। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सम संख्या कहा जाता है। उन्हें सम संख्या कहा जाता है। उन्हें कैसी संख्या होती है? वो सभी सम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 14, क्या ये इवन नंबर है, सम संख्या है कि नहीं है? तो इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। विभाजित का मतलब समझते हैं ना? विभाजित का मतलब है भाग देना, डिवाइड करना। तो 2 7 जा 14। पूरी तरह विभाजित होने का तात्पर्य क्या है? तो पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है कि रिमाइंडर अर्थात शेषफल ना बचे। क्या? शेषफल ना बचे। जैसे इसमें 0 आ गया, बचा ही नहीं। ठीक, क्या हो गया? शेषफल 0। देखते हैं 568, क्या यह इवन नंबर है? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8 2 4 जा 8। जी हाँ, तो ये भी क्या है आपका? 2 से विभाजित है पूरी तरीके से। ये भी आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन कहेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम भाग दे के तब पता करेंगे, तो सवाल को कैसे, अर्थात प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए इन कैलकुलेटरों से आप देख सकते हैं, इनका निष्कर्ष निकालकर हम ये देखते हैं कि यहाँ पॉइंट है एक, जिन संख्याओं के अंतिम अंक अब देखिए यहाँ पॉइंट वाली बात है, जिन संख्याओं के अंतिम अंक क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 8 और 0। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो आइए हम चेक करते हैं। जैसे शुरू से लेते हैं, प्रारंभ से। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया,
कहेंगे सर ये तो अंक आप ही ने बताए हैं। हाँ हम ही बताए हैं, लेकिन अब आगे तो देखिए 10, 12 ये तो हम नहीं बताए हैं, लेकिन हमारा नियम यहाँ क्या होगा, अप्लाई होगा, लागू होगा। ये देखेंगे आप, ये तो अंक हमने लिखा ही है, बस आपको यही 5 अंक याद करने हैं बस। 0 क्या ये हमारे नियम में रूल में है? तो ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। लास्ट अंक देखना, ये 2 है, तो ये क्या है आपका, इवन नंबर है। 14 में देखेंगे 4 है, क्या ये 4 उस नियम पर अप्लाई होता है, लागू होता है? तो देखेंगे हाँ ये 4 तो भाई दिया गया है, तो क्या है आपका, ये भी इवन नंबर है। अब इवन नंबर ये ऐसे ही चलते जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जब इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं, तो इवन नंबर सम संख्याएं भी क्या होंगे, अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वैसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 11 और 17, ऐसे ही आपके बहुत सारे विषम संख्याएं हो जाएंगे। प्रत्येक विषम संख्या को पहचानने का एकमात्र ये तरीका है कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये जो अंक हमने लिखे हैं, ये संख्याओं के लास्ट डिजिट अर्थात अंतिम अंक में आपको दिखाई देंगे। यदि ऐसे दिखाई देंगे तो वह विषम संख्याएं होंगी। अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और सिर्फ एक से क्या हो, विभाजित हो। जैसे 2 है, ये 2 अपने से और 1 से विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे 4 है, ये 4 2 से भी विभाजित हो रहा है और खुद से भी विभाजित हो रहा है और 1 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये 3 संख्या हो गई। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आपको चेक करने का नियम यही है कि वो स्वयं से कटे, विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित ना होती हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 जो होता है, 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। जो क्या है, अभाज्य भी है और सम भी है। 2 सबसे छोटी भी है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। वे अभाज्य संख्याएं जिनके अंतर में 2 का अंतर हो, वैसे ही संख्याएं क्या कहलाती हैं, जुड़वा भाज्य संख्या कहलाती हैं, अर्थात ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 5, 7 डैश, ऐसे आपके तमाम जो होंगे ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 101, 101 जो होगी आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997, 997 हो जाएगा। लगातार विषम और अभाज्य जो संख्या होगा
संख्या का युग्म जोड़ा वो 3, 5, 7, 3, 5 और 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अभाज्य संख्या को समझ गए होंगे। भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, ऐसे संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4। अब ये 4 जो हैं इनके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे एक तो स्वयं होगा, ठीक, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 3 हुए कम से कम। देखिए क्या है कि जिनका एक व स्वयं, एक तो इनका हो गया, स्वयं ये हो गया, और कम से कम तीसरा और हो सकते हैं, 4 संख्याएं हो सकती है, 5 हो सकते हैं अंक, लेकिन कम से कम कह रहे हैं कि एक और गुणनखंड हो। तो एक और गुणनखंड कौन सा है? दूसरा वाला। तो परिभाषा के अनुसार सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, 4 होती है। उसके बाद देखिए 4 है, 12 है, 16 है, 21 है, ठीक। अब देखिए जो एक होता है यह एक इकाई है, ना तो ये भाज्य संख्या है ना तो ये अभाज्य संख्या। ये जो डेफिनेशन है परिभाषा के अनुसार, ना तो ये भाज्य संख्याओं में आता है और ना ही अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आता है। भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती है। कहें जो भाज्य संख्याएं हैं ये सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं थी वह सभी क्या थी? विषम थी। क्या थी? विषम संख्याएं थी। तो अब कहेंगे सर कि गुणनखंड हमें नहीं मालूम है, तो गुणनखंड के बारे में भी हम बताएंगे। पहले आप संख्याओं को देख लीजिए, संख्या को हम देखने के बाद, पढ़ने के बाद फिर गुणनखंड की चर्चा हम करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करिए। यही तो क्या कहते हैं कि यही तो आप मान लीजिए कि उत्साहवर्धन करने के लिए जरूरी होता है कि आप सभी लाइक और कमेंट करते रहिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी भाज्य संख्याओं को समझ गए होंगे। अब अगली संख्या की तरफ चलते हैं। अगली संख्या है सहभाज्य संख्या। कौन सी? सहभाज्य को प्राइम नंबर। ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 2 का क्या है? 1 और 2। 3 का क्या है गुणनखंड? 1 और 3, 1 और 3। तो दोनों में सेम क्या है? दोनों में सेम जो है एक ही है। तो परिभाषा के अनुसार जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मीन्स क्या होता है? जो दोनों में हो। तो एक दोनों में ही है, इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या या अंक नहीं है जो दोनों में हो, ठीक। तो परिभाषा के अनुसार क्या है? ये सही है। तो आपका सहभाज्य संख्या 2 और 3 है। अगला देखेंगे 5, 9, 11। 5, 9 और 11 में देखेंगे तीनों ही क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इसमें 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया गया, इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाया गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 5 भी हो सकता है। 5, 9, 11, 16, 21, ठीक। तो अच्छा, इसमें जो है कोई जरूरी नहीं है कि सहभाज्य संख्याओं में अभाज्य होना आवश्यक है। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि अभाज्य संख्या आएगी तभी सहभाज्य संख्या बन पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि 16 क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में
व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p व q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। क्या है? पूर्णांक भी हो सकती है और सह अभाज्य भी हो सकती हैं। अभी अभी हमने आपको सहभाज्य संख्या बताया है। जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो 3 है, ये 3 है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हर इसका 1 है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5/0। डिनोमिनेटर हर जो है किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो समझ लीजिए वो परिमेय संख्या नहीं। ठीक, जैसे 3/5, 7/9 ये तमाम इसी प्रकार के क्या है आपके परिमेय संख्या कहलाएंगी। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कह रहे हैं कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या किस रूप में होता है? जैसे आप देख ही रहे हैं 3/5, 7/9, तो ये किस रूप में होती है? भिन्न के रूप में होती है, भिन्न के रूप में पाई जाती है। तो ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वह सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहां जो p और q हैं, इनको जिनको दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वह सभी क्या है? पूर्णांक हैं। और q = 0, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। कह रहे हैं कि व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। जैसे √2, कहीं कहीं आपको देखने को मिला होगा √2, √5। ठीक, तो ये सभी जितने रूट वाले हैं ये आपके अधिकतर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एक उसमें अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है कि पाई जो है, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, 22/7, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो यथार्थ मान होता है वह उसका सन्निकट मान दिया गया है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। यदि भाग देंगे आप तो देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 3 21, ऐसे ही चलता जाएगा, समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए इसको सन्निकट मान लिया गया है, लगभग में मान लिया गया है कि पाई बराबर जो होता है 22/7 इतना है। ठीक, इसलिए पाई कहीं भी मिल जाए तो आप उसको अपरिमेय संख्या ही समझिएगा, परिमेय मत समझिएगा कि हाँ 22/7 22/7 लिखा है तो परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं। प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में अंकों की स्थिति प्लेस पोजीशन के अनुसार जो मान प्राप्त होता है, किसका? अंकों का जो मान प्राप्त होता है वह उसका क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है, प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे लिखा है 5 6 7 3 2, आप देखेंगे ये कहाँ पे है? इकाई पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है कि नहीं? इसी को इंग्लिश में बोल देंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है? 2 है। इकाई मीन्स एक
1। यही क्या है, इकाई क्या है, यही इकाई ही इसका पोजीशन है, यही इकाई ही इसकी क्या है, स्थिति है। ठीक, अब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा इस संख्या का, 2 1 जा 2, यही इसका प्लेस वैल्यू है 2 का। 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अगला देखते हैं दहाई पर। दहाई पर कौन सी संख्या है, 3 है। 3 इंटू दहाई मीन्स 10, दहाई मीन्स 10, 10 से यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 10 जा या 3 दहम्मा 30। ठीक, ये क्या था आपका स्थानीय मान, क्या था ये स्थानीय मान। ऐसे ही सैकड़ा वाला, सेम इसी तरीके से 1000 का, इसी तरीके से 10,000 का भी प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका क्या है, स्थान का, जिस स्थान पर है वो उसी स्थान पर उसका मान कितना होगा। अगर ये 5 यहाँ होता इकाई पर, तो ये 5 अगर इकाई पर होता तो 5 1 जा 5, इसका क्या प्लेस वैल्यू हो जाता, 5 हो जाता। लेकिन वो कहाँ है, 10,000 पे है, 10,000 पे, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 50,000 आ गया। बात करते हैं जाति मान का। स्थानीय मान तो हमने पढ़ लिया, देख लिया। जाति मान को देखते हैं कि जाति मान क्या है। किसी संख्या में, किसी भी संख्या में अंकों का मान, जो अंकों का मान है उसका वो अपना ही मान होता है, वही क्या होता है, जाति मान होता है। चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, ऐसा कोई नहीं कि वो इकाई स्थान पर रहेगा तो कुछ और, दाएं पर रहेगा तो कुछ और, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाति मान मीन्स क्या है, उसकी खुद की स्थिति पे जो है वही है। ठीक, जैसे 63578 है, अब इसमें 8 का जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका खुद का ही मान क्या होता है, जाति मान होता है। 7 7 ही होगा, 5 5 होगा, 3 3 होगा, 6 6, इनका खुद का ही मान होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। माना किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें वह संख्या a है, मान लीजिए वह संख्या क्या है, a है, को संख्या b से क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है या भाग दिया जाता है। तो भाग जब देते हैं तो भागफल क्या प्राप्त होता है, q, तथा शेषफल क्या मिल रहा है, r। जब ये मिलता है तो इस पर कैसे फार्मूले बन सकते हैं, क्योंकि जब सिंपलीफिकेशन आप करेंगे तो उसमें इसका काम बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जैसे फार्मूला तब हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये a क्या है, बी क्यू क्या है, यहाँ हम बता रहे हैं। a क्या है आपका भाज्य, a क्या है भाज्य। अब देखिए थोड़ा यहाँ से, जैसे 8 में आपने 2 से भाग दिया, 8 में आपने 2 से भाग दिया, तो ये वाला जो भाग होता है ये आपका भाज्य होता है। क्या होता है, ये वाला भाग आपका भाजक होता है, बल्कि भाज्य नहीं भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। और ये बीच वाला भाग जो होता है ये भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। और इधर वाला क्या होता है, भागफल। इसको तो जानते ही हैं, भागफल वाले को। ठीक, अब चलते हैं भाग देते हैं। 2 चौका 8, ठीक, शेषफल क्या हो गया 0, शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो ये आपका भागफल, ये हो गया शेषफल। तो इसी पे आधारित एक फार्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य ए क्या है, ये भाज्य है, ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू कोशेंट भागफल है, और आर से रिमाइंडर शेषफल है। अब इन पे आधारित थोड़ा सा क्वेश्चन उदाहरण समझते हैं। 14 को 4 से मान लीजिए, सिंपल रहेगा तो सही रहेगा। 2 6 7 में हमने डिवाइड किया, क्या किया, भाग दिया। तो 4 6 जा 24, और
4 6 जा 24, 7 में से 4 गया 3 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा। ठीक, अब ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भाजक है। अब ये है भाज्य और ये है भागफल। क्या है? भागफल। ये क्या है? भागफल। और ये है शेषफल। शेषफल मीन्स रिमाइंडर ना, ये हो गया शेषफल। अब कह रहे हैं कि ये जो भाज्य है, ये जो भाज्य है, मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में आपको भाजक दे देंगे, भागफल दे देंगे, रिमाइंडर दे देंगे, शेषफल, और कहेंगे कि भाज्य प्राप्त करिए। किसी में कहेंगे कि शेषफल दे देंगे, भाजक भाज्य दे देंगे भागफल प्राप्त करने के लिए, तब वहां संख्या नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये तीनों सेक्शन या 2 सेक्शन दिया जाएगा, जिससे आपको उस तीसरे या चौथे वालों को क्या करना होगा? पता करना होगा। तो ये जो हमने भाग किया है, आइए इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है कि नहीं सही। तो हमने फार्मूला भी पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या है? शेषफल। अब भाज्य कितना है? 267 और भाजक कितना है? 4, भागफल 66, शेषफल 3। यदि भाज्य के बराबर ये पूरा सेक्शन आ गया तो हमारा क्या है? क्वेश्चन सही है। इसे उत्तर की जांच भी कहते हैं भाग का। चलिए देखते। 4 संग 24, 4 संग 24 2 26 प्लस 3, 267 इक्वल टू 267। ये देखेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हम उन सभी संख्याओं को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन का एक्सरसाइज कराएंगे तब उनमें इन सभी का यूज होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, क्या वह संख्या उस संख्या से विभाजित है कि नहीं है। तो हर एक संख्याओं को हम देखेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ये तमाम जितनी भी संख्याएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे। जैसे पहला है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाजित वह संख्या है कि नहीं है, इसके लिए क्या रूल है, क्या नियम है। देखिए, यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी 12 है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये जो 240 है क्या है? अब ये लास्ट में देखेंगे तो 0 है। क्या है? लास्ट में देखेंगे तो 0 अंक है, तो ये आपका लास्ट डिजिट है। 12 में देखेंगे 2 है, लास्ट डिजिट 2 है। तो इस तरीके से देखिए 8 है, मान लीजिए 2 5 6 7 3 5 2, अब लास्ट में 2 आ गया, लास्ट में 2 आ गया तो ये संख्या पूरी विभाजित होगी 2 से। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि लास्ट का जो अंक होना चाहिए वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि यही पांचों डिजिट हैं, पांचों अंक हैं, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखिए 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या का अंकों का योग हम कर दें तो वह संख्या यदि 3 से विभाजित हो जाए, अंकों का जो योग है, जोड़ है, वह यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। जैसे 465, जैसे 465 है। अब इसको हम देखेंगे, अंकों का योग करना है, ना कि इसका योग करना है। देखिए 4 + 6 + 5 ये अंक हैं, डिजिट हैं,
4 6 5 इनको ऐड करना है और 3 से विभाजित करना है, भाग देना है। 4 6 4 6 10 10 5 15 15 बटा 3 3 पचे 15 ना, 3 5 जा 15। तो देखिए पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। अब नियम के अनुसार यह क्या है, विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये विभाजित है या नहीं है। 3 ना, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है। ठीक, तो अब हम चलते हैं 4 से विभाजित होने वाले नियम को पढ़ते हैं। यानी यदि कोई संख्या है दिया गया है तो कैसे पता करेंगे कि वह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। तो यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंतिम 2 अंक, उस संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी जो संख्या होगी वह अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देखेंगे 1,56,764 दिया गया है, क्या यह 4 से विभाजित है या नहीं है। तो देखेंगे नियम के अनुसार लास्ट के 2 अंक, लास्ट के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हैं कि नहीं। 64 64 बटा 4, 4 1 जा 4, यहाँ 2 रिमाइंडर बचा, 4 6 जा 24। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि ऐसे नहीं से तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए, भाग लीजिए। देखिए रिमाइंडर 0 बच गया, क्या बच गया, रिमाइंडर था, शेषफल क्या हो गया, 0 बच गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 2 अंक क्या हैं, इनके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं। तो नियम के अनुसार अब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला देखिए 5 से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 6,95,270 में देखिए लास्ट में 0 है, इस संख्या में भी देखेंगे 5 है 0 है 5, तो ये 2 ही अंक आएंगे लास्ट में, 0 और 5। यदि यही 2 अंक आए 0 5 तो ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक हम विभाजित करके आपको दिखा देने, जैसे 525, 5 से यदि विभाजित करेंगे 5 1 जा 5, 0 2 हमने लिखा। ठीक, अब ये विभाजित होगा नहीं, फिर हमने 5 लिया तो जब डबल अंक आते हैं भाग में तो 0 क्या होता है, से भागफल में बढ़ जाता है। तो 5 5 जा 25, 25। अब देखेंगे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, तो पूरी संख्या विभाजित हो गई 5 से। अब हम अगला नियम देखते हैं, 6 से विभाजित नियम। यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित होगी हो तो वह क्या है, 6 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है अगर, जैसे मान लीजिए 6 के क्या है फैक्टर, 2 और 3, 3 ही दोनों से यदि विभाजित होंगे वह संख्या 2 6 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए 38,912 है, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, किससे, 2 से। ठीक है, 2 से चेक करेंगे किया कि ये क्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या, अभी हमने जो बताया था कि लास्ट की जो डिजिट है वह 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो अंतिम अंक यही होने चाहिए तो ही 2 से विभाजित होगा। तो इसमें देखेंगे क्या लास्ट में है, 2 2 2 से विभाजित है, तो विभाजित है तो 2 का तो नियम अप्लाई हो गया, लेकिन क्या 3 से भी विभाजित है कि नहीं है। ठीक, 2 से विभाजित है। अब 3 से देखते हैं, 3 से क्या नियम है, अभी हमने बताया कि 3 से विभाजित होने क्या है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग करना है, जोड़ना है, उसके बाद विभाजित करना है। यदि वो विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इनके जो है इस जो एग्जाम्पल है, इस संख्या का हम क्या करेंगे, अंकों का योग करके 3 से विभाजित करेंगे।
तो हमने अब अंकों का योग कर रहे हैं 3 से विभाजित करने के लिए। 3 + 8 11 11 9 20 20 21 21 2 23 21 2 क्या हो गया 23 23/3। क्या 3 से ये विभाजित है? तो बिल्कुल नहीं, यह 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, जैसे 24। अब ये 2 से विभाजित है कि नहीं है? 4 बिल्कुल विभाजित है। अब देखेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं है? 2 + 4/3 6/3 3 दूना 6, ये भी है। तो ये कह सकते हैं कि यह संख्या 24 जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? जो 24 है संख्या, ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 2 और 3 से ही, दोनों से ही विभाजित है, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आप बड़ी बड़ी संख्याओं को देख सकते हैं। अगला है 7 से विभाज्यता। यदि संख्या के इकाई अंक का 2 गुना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में क्या किया जाए? घटा दिया जाए। घटाने पर यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। जैसे 2429। अब इसमें क्या करेंगे? इकाई अंक क्या है? 9 है। इकाई अंक 9 है, 9 का 2 गुना कर देते हैं, कितना हो गया? 18। अब इस 18 को जो बच गया है शेष बच गया है 242, इसी में से 18 घटा देंगे। अब देखेंगे 224। अब देखेंगे कि 224 जो है वह भी थोड़ी बड़ी संख्या है, तो हम फिर से क्या करेंगे? इकाई अंक का 2 गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 ना, 8 घटा देंगे। शेष बची संख्या में घटाना है। शेष बची संख्या में कितना बचा? 14 ना। 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूना 14। ठीक, तो ये पूरी तरीके से क्या हुई? ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गई 7 से। यही 7 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम है 8 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे ये है, लिखा हुआ है 2,57,192। अब इस संख्या में अंतिम 3 अंक देखेंगे तो 192 है। अब इसी को हम 8 से विभाजित करते हैं, यदि हो गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के 3 अंक वह 8 से पूरी तरह विभाजित हैं। इस तरीके से ये 2,57,192 ये भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। ऐसा करना चाहते तो ऐसा कर लीजिए, नहीं तो 192/8। ठीक,
तो ये रहा आर से विभाज्यता का नियम। अब आप देखकर कुछ मैच कराएंगे, यदि फिर आप कुछ समझेंगे तो ये नियम 4 से विभाजित होने का नियम के समान जैसे है, उसी के जैसे। इसमें 2 अंक लास्ट के देखने थे और यहाँ लास्ट के अंतिम के 3 अंकों को देखना है क्या वो 8 से विभाजित है या नहीं। 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, क्या अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे 29,034। अब इन संख्याओं में अंकों का योग करेंगे, क्या करेंगे, अंकों का योग, और 9 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। 18/9, 9 दूना 18। तो देख सकते हैं कि इस संख्या के अंकों का योग पूरी तरीके से 9 से विभाजित है, तब यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। चाहे तो आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं। अब है 10 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, क्या हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 19,87,650। अब इसमें देखेंगे अंतिम अंक क्या है, 0 है, यह 10 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। मान लीजिए 100 है, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये था आपका 10 विभाज्यता का नियम, सबसे सरल नियम। 11 विभाज्यता का नियम यह है, यदि किसी भी संख्या का सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के संख्याओं का योग, सम स्थानों के संख्याओं का योग या अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर किया जाए, घटाया जाए, यदि वह 0 और 11 के गुणा जो हो, मल्टीपल में हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे देखिए ये संख्या है, अब सम संख्या और विषम संख्या नहीं लेनी है, उनके स्थानों का सम विषम लेना है। जैसे यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो इनका स्थान क्या है, 1 पे है, इनका स्थान 2 पे है, इनका 3 पे, इनका 4 पे, इनका 5 6 7। तो इनका पोजीशन जो है, स्थिति जो है, उसका जो है अंकों का योग लेना है। जैसे सम क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 4 6। तो लिखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग इक्वल टू 2, देखिए 2 की जगह क्या है, 1 है, बल्कि क्या है, 2 की जगह पर दूसरे स्थान पे कौन है, 1 है, और चौथे स्थान पे 7 है, और छठवें स्थान पे क्या है, 6 है। अब इन्हीं तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपका 14 आएगा, 14 आएगा। इसी तरीके से विषम स्थानों का करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग इक्वल टू, देखिए विषम में कौन हो गया, पहले नंबर पर 7, देखिए 7 हो गया, पहला, तीसरा, ठीक, 5वां और 7वां। तो 7 2 प्लस इसके बाद आएगा आपका 2 के बाद
1 2 3 4 5 3 आएगा प्लस 6 7 2 आएगा। अब इनका हम ऐड करेंगे तो 7 + 2 9, 9 3 12, 12 2 14, कितना आ गया 14। अब इन्हीं दोनों का अंतर करेंगे, सम माइनस विषम का अंकों का योग। सम वाला आया 14, विषम वाला -14, कितना आ गया 0, आया ना 0। अभी 0 यदि आ गया है तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, तो आइए इसको चेक करते हैं क्या विभाजित है कि नहीं है। 11 7 1 2 7 3 6 2, ठीक। 11 6 66, 11 में 6 गया 5, यहाँ 6 में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यहाँ बचा 2, 11 चौक 44, 8 7, 11 7 77, यहाँ 3, 11 9 99, अब बचा है 6, 11 चौक 44, 6 में से 4 गया 2, अब बचा है 2, 11 दूना 22। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये संख्या जो है दिया गया था वह 11 से पूरी तरह विभाजित। अब इतना लंबा न जाते हुए आप यहीं से काउंट करके देख सकते हैं क्या ये विभाजित होता है या नहीं। +2d a + 3d, ये क्या है, एक फॉर्मेट है सीरीज का, श्रृंखला का, जो एक समांतर श्रेणी है, समान अंतर पर है, जिसमें a क्या है, पहला पद है, प्रथम पद a, सर्वांतर क्या है d, सर्वांतर मीन्स वो अंतर कितना है। अब इसको हम उदाहरण स्वरूप समझते हैं, कैसे, जैसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 जो है ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे, देखिए ए प्रथम पद 2 है, ठीक, प्रथम पद क्या है 2 है, और सर्वांतर क्या है डी ना, सर्वांतर को किससे दिखाते हैं डी से। अब ये जो डी है ये कैसे निकलेगा, ये जो दूसरा पद है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, दूसरा पद जो है दूसरे से यदि हम पहले वाले को घटा दें तब क्या मिलेगा, हमारा सर्वांतर मिल जाएगा। तो ये रहा समांतर। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि क्या यही अंतर आगे भी है। तो आगे देखते हैं, जैसे तीसरा पद है, तीसरे में यदि हम दूसरा घटाएं तो यही मिलना चाहिए, 6 - 4 = 2। तो जी हाँ, ये बराबर का अंतर मिल रहा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक, एक तरीके से समझ लीजिए कि बराबर अंतर पर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक, अब ये सीरीज का मतलब क्या है, सीखने का मतलब क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखिए। यदि मान लीजिए ऐसे 2 4 6 8 10 ऐसे डैश 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 का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, तो उसमें से कुछ संख्याओं को क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि पांचवा जो संख्या है वो कौन सा होगा, 10वां 8वां, ठीक है, तो बीच से पूछ लिया जाता है। जैसे कि यदि इसमें पूछा जाए कि 5वां 2 4 5वां ये वाला, ठीक है, ये 5वें पद पे कौन सी संख्या होगी, ये तो हमने लिख दिया है, मान लीजिए 6वां हमने नहीं लिखा है। ठीक, तो वो 6ठा जो है टर्म पूछ लेंगे, पद पूछ लेंगे, वो कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है Tn = a + n - 1d। अब ये n क्या है, n जो है ये पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या। और जो बचे a और d, ये तो आप जानते हैं कि प्रथम पद है और d सर्वांतर है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें 6वां पद इसमें प्राप्त करना है। ठीक, तो कैसे मालूम करेंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे, अच्छा पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं, Tn = a + n - 1d।
अब जैसे कि छठा पद हमें पता करना है, ठीक है, तो n क्या है, पदों की संख्या, जहां जहां n होगा वहां वहां हम क्या कर देंगे, 6 रख देंगे। तो n इक्वल टू क्या रखना है, 6 है। T6 इक्वल टू, अब ए देखिए, ए हमने प्राप्त किया है कितना है, 2 प्लस n कितना है 6 माइनस 1, डी कितना है 2 है, ठीक है। इसी में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है। 2 प्लस 6 माइनस 1 हुआ तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 2, 5 2 जा 10 इक्वल टू 12। तो छठवां पद जो आएगा, वो छठा पद आएगा जो, वो क्या आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा। इसी तरीके से 10वां 20वां 50वां, ठीक है, जितना भी वो पूछेंगे वो आपको बता देना है इस फार्मूले के अनुसार। अब हम देखते हैं पदों की संख्या जो होती है उनका योग हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो n पदों की संख्या का योग का फार्मूला कैसे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लिखा हो 2 4 6 8 10 12 15 16 17 ना, यही मान लीजिए, ठीक है। इनके पदों का योग हमें प्राप्त करना है, ठीक है। ये जितना भी लिखा है इनका योग हमें प्राप्त करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे सारे संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ठीक, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, समांतर श्रेणी उपयोग करते हैं। जैसे इसके लिए फार्मूला हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक। अब देखिए n जो है हमने अभी बताया, n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। क्या होता है, n पदों की संख्या होती है, मीन्स टर्म की संख्या, ठीक है। जो टर्म होते हैं ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ऐसे, ठीक है। मान लीजिए अब कितना है, 3 3 6 3 9, 9 टर्म है, ठीक है। कितने टर्म है, 9 है। 2 4 10 12, देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, सर्वांतर जो है ना ये 14 यहाँ हो जाएगा, 16 18 18, ठीक। अब देखिए S9 इक्वल टू 9/2 2 इंटू, देखिए ए प्रथम पद हमने क्या निकाला था 2 प्लस n कितना है 9 माइनस 1, डी कितना है 2, ठीक है। अब इसी को हम यदि सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे तो कितना योग आएगा, कितना जोड़ने पाएगा वो हमें मालूम चल जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4, 9 में से 1 गया, क्या बचा 8 इंटू 2, ठीक। 9/2 4 8 दूना 16, 9/2 16 4 20, कितना हो जाएगा 16 4 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 10 जा 20, 2 1 2 2 धम्मा 20। अब ये हुआ आपका 9 इंटू 10 इक्वल टू 90, कितना हो गया 90 आया, ठीक। इसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, इस श्रेणी से भी काफी सवाल बनते हैं। तो देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या जिसे जीपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कौन सी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, कह रहे हैं कि ऐसी श्रेणी है ये जिसमें हर एक पद क्या होता है, एक निश्चित संख्या, कौन सी संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, डेफिनिट नंबर होता है, निश्चित संख्या होती है। उस संख्या से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, किसमें, पहले वाले पद में। गुणा करने पर फिर अगला पद क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ऐसी अगर कोई श्रेणी है तो आपका क्या कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। गुणा गुणोत्तर, लग रहा है ना, गुणा गुणोत्तर मीन्स जिसमें गुणा होने पर जो अगली संख्या प्राप्त हो वही श्रृंखला, वही श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी।
जैसे 2 4 8, देखिए इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब 4 दूना 8, 4 2 जा 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 से हम एक निश्चित संख्या क्या है 2 है, उसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा, पहला पद ए क्या हो जाएगा 2, पहला पद कितना आया 2। अब इसमें हम जो सर्वांतर होता है, ये जो आर है यही सर्वांतर है, ठीक है। इसमें हम सर्वांतर को इस श्रेणी में आर से डिफाइन करते हैं। इसको निकालने क्या करेंगे, दूसरा पद अपान पहला पद, ठीक है, पहला पद दूसरा पद, ठीक। अब देखिए दूसरा पद क्या है, जैसे इसमें दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया। तो यही आपका क्या होगा, सर्वांतर होगा। क्या r इक्वल टू कितना आया 2 आया। अब हमें मान लीजिए कितने पद है 2 4 1 5 ना। अब हमें मान लीजिए कि छठवां पद प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, छठवें पद प्राप्त करने के लिए अब हमें तो लिखा नहीं है, मान लीजिए निकाल सकते हैं लेकिन नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे। T6 इक्वल टू ए क्या है, प्रथम पद क्या है 2 है, 2 और सर्वांतर क्या है आपका 2, सर्वांतर आपका 2 है। ये देखिए बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो सर्वांतर 2 और 6 माइनस 1, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो छठवां पद प्राप्त हो जाएगा। अब 2 पावर 5 का तात्पर्य ये है कि 2 का 5 बार गुणा, 5 से गुणा नहीं, 2 का 5 बार गुणा किया जाएगा, ठीक। 2 4 1 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 4 8 16 32, ठीक, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब t इक्वल टू 64, तो आप देख सकते हैं कि छठवां पद हमारा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब जैसे हमने समानांतर श्रेणी में देखा था कि संख्याओं का योग, उसी तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी में संख्याओं के योग के बारे में समझेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग के बारे में समझते हैं। देखिए जैसे समांतर श्रेणी में हमने देखा उसी तरीके से देखेंगे। इसमें फार्मूला है Sn इक्वल टू ARn-1 अपान R-1, पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है, दूसरी स्थिति है कि या तो ये हो सकता है Sn इक्वल टू A1-Rn या R पावर n अपान 1-R। तो कहने का मतलब ये दो फार्मूले इसमें क्यों, ऐसा कैसे, ठीक है। तो इसमें देखिए उदाहरण के साथ समझेंगे, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी हमने लिया था 2 4 8, ठीक, 16 32 ना, मान लीजिए यही है 5 संख्याएं हैं। अब इन्हीं का योग करना है, जोड़ना है, ठीक। अब पहला फार्मूला जैसे हम लगाएंगे ए r पावर n-1 अपान 1-r। तो देखिए Sn इक्वल टू, अच्छा कितने पद हैं 2 4 5 पद हैं, तो n क्या होता है पदों का योग होता है। तो n क्या होता है पदों का योग, तो n की जगह 5 हमने रख दिया। अब पहला पद हमने निकाला था, पहला पद 2, r कितना निकाला था r था सर्वांतर भी हमने निकाला था 2, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है 2 r कितना है 2 और n कितना है n 5 माइनस 1 अपान r-1 है, r-1 तो 2 माइनस 1। अभी इस फार्मूले को हम बता रहे हैं, उसके बाद उसको हम समझाते हैं, ठीक। देखिए 2, अभी हमने इसको निकाला था तो 64 आया था, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। 2 में से 1 गया 1 बचा, अब 64 में से 1 गया कितना बचा 63, 2 3 6 2 6 12, तो कितना आ गया
5 पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में कितना आ गया? 126 आ गया। कितना आया? 126। अब जो दूसरा फार्मूला है इसमें एक स्थिति ये आती है कि ये जो हमने सर्वांतर 2 लिया है, ठीक है, सर्वांतर 2 लिया है अर्थात 1 से ज्यादा है। क्या है? एक संख्या से ज्यादा है। लेकिन अगर कहीं कहीं ऐसे भी समान गुणोत्तर श्रेणी मिलते हैं जिसमें सर्वांतर क्या होता है? 1 से भी कम हो जाते हैं, तब उस जगह पर इस फार्मूले को लगाया जाता है। यही एक कंडीशन है इस फार्मूले में। ठीक, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए 4 है, 2 है और 1 है, 1/2 है। तो ऐसे जो है संख्याएं जो श्रेणी होती है ये सभी गुणोत्तर श्रेणी ये भी है, लेकिन क्या है इसमें सर्वांतर आपका क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। जैसे देखिए पहला पद है 4, क्या है? पहला पद 4 है। अब सर्वांतर निकालने क्या करते हैं? दूसरे में पहले से भाग दे देते हैं। तो कितना आ गया? 1/2। कितना आया? 1/2 आया, जो कि क्या है? 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि यदि हम 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5, जो कि 1 से छोटा है। ठीक, अब यदि हम इन चारों संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो यस 4 इक्वल टू पहला पद 4 1 माइनस आर कितना है? 1/2 की पावर कितना है? 4। ठीक, अपान में 1 माइनस 1/2। ठीक, अगर यही हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वह 4 पदों का क्या हो जाएगा? योग मालूम हो जाएगा, जोड़ मालूम हो जाएगा। 4 1 माइनस 1/2 का पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 के पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं? अब 2 1 जा 2 -1/2। ठीक, अब इसे को और आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस, अब देखिए 2 का यदि हम 4 बार गुणा करेंगे तो 2 2 2 2, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। कितना आया? 16 आया। ठीक, अब यहां बचेगा आपका 1/2। अब आगे देखिए 4 16 कन्नम 16 में 1 गया, घट जाएगा। ठीक है, तो 15/16, 1/2। ठीक है, 4 कन्नम 4 चौक 16। ठीक, 15/4। अब 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा ना। 2 कन्नम 2 दूना 4, 15/2 इक्वल टू 7.5। तो इन 4 संख्याओं का योग कितना आया हमारा? 7.5 आया, 7.5 आया। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों फार्मूले में गुणोत्तर श्रेणी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है या संख्या बनते हैं पहले वाले से बनते हैं, जिसमें जो सर्वांतर होता है 1 से अधिक होता है। यदि a और b धन पूर्णांक हैं, यदि a और b क्या है? धन पूर्णांक हैं, तब क्या क्या स्थिति हो सकती है? तो a प्लस b बराबर क्या मिलेगा? धन पूर्णांक मिलेगा। इसी को योग का समवर्क नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है योग का समवर्क नियम, तो आपको याद होना चाहिए। अब इसको देखते हैं कैसे। मान लीजिए 2 पॉजिटिव में है, मतलब धन पूर्णांक है, +3 ये भी धन पूर्णांक है। अब ये जो मिलेगा ये भी क्या है? पॉजिटिव ही है, धन पूर्णांक ही है। ठीक, तो वही उन्होंने कहा है क्या मिलेगा? योग का समवर्क नियम में धन पूर्णांक ही मिलेगा। अब मान लीजिए जो पूर्णांक है वह
धन पूर्णांक 2 और धन पूर्णांक 3। यदि इनका हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। यदि ऐसा है तो उसे गुणा का समवर्ग नियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे गुणा का समवर्ग नियम कहा जाएगा, क्योंकि यही नाम को ही पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, तब वहाँ समस्या हो जाती कि ये हमने नाम देखा ही नहीं था। अगला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या, कौन सा नियम? यदि मान लीजिए वह पूर्णांक ए और बी धन पूर्णांक हैं, तब दो स्थितियां हो सकती हैं, योग का क्रम विनिमय नियम और दूसरा गुणा का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम में क्या है, यदि ए बी पूर्णांक इस तरफ है और इनका क्या किया जाए, क्रम बदल दिया जाए। क्रम मीन्स ऑर्डर, जैसे ये आगे था अब इसको पीछे लाया गया, ठीक, इनका क्रम बदल गया, तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, वो समान रिजल्ट देंगे, समान ही सेम ही रहेंगे, तो उससे क्या कहा जाएगा, योग का क्रम विनिमय नियम कहा जाएगा। जैसे देखिए 2 + 3 = 3 + 2 बदल दिया हमने, 5 = 5 दोनों ही सेम मिला ना, यही योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। दूसरा है इसी तरीके से a × b = b × a, ये भी गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 × 3 = 3 × 2, 6 = 6 दोनों ही क्या हैं, सेम ही मिलेंगे, यही आपका गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अब अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है, यदि ए बी और सी तीन क्या हैं, धन पूर्णांक हैं, तब वह दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, योग का सहचर नियम और गुणा का सहचर नियम। तो योग का सहचर नियम क्या है, मान लीजिए हमने दो इंटीजर लिया, दो पूर्णांक लिया, उनको एक ग्रुप में रख लिया और एक को अलग से ऐड किया, ठीक। अब यही चीज उस तरफ करेंगे, लेकिन उनका क्रम बदल देंगे, क्योंकि लास्ट वाले दो इंटीजरों को हम ग्रुप में रखेंगे और आगे को छोड़ देंगे, ठीक। जैसे तो हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। सॉल्व करेंगे, 5 + 4 = 2 + 5 9 7 है, 7 9, दोनों देखेंगे रिजल्ट क्या मिले, दोनों का परिणाम सेम ही आया, ठीक। अब अगला है, इनका भी हमने यदि ग्रुप लेकर के अलग अलग हम सॉल्व करें तो क्या कोई अंतर आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं, सेम रहेंगे, सेम रिजल्ट देंगे, समान ही रिजल्ट देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, गुणा का सहचर नियम कहलाएगा। जैसे 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 12 ना 12, 6 × 4 = 24, 12 × 2 = 24, दोनों क्या हो गया, दोनों का परिणाम सेम आया। तो इस तरीके से गुणा का सहचर नियम क्या करता है, फॉलो करता है। अगला है वितरण नियम। यदि ए बी सी तीन धन पूर्णांक हैं, तब a × b + c = a × b + a × c, ये नियम वितरण नियम कहलाएगा। इसी नियम को गुणा का योग पर आधारित नियम भी कहते हैं। ये गुणा हो रहा है किस पे, योग पर, जोड़ पर, वही आधारित नियम है। तो कैसे देखते हैं, जैसे 2 × 3 + 4, ठीक, अब इक्वल टू 2 × 3 + 2 × 4। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों को हल करेंगे, यदि रिजल्ट सेम आया, परिणाम वही समान आया,
तब हमारा वितरण नियम लागू होगा, तब वह वितरण नियम है। अब देखेंगे 2 सत्ते 14, 6 8 14, ये दोनों क्या हो गए, समान आ गए, बराबर हो गए। तो यही था आपका वितरण नियम। अगला नियम है योगात्मक तत्समक नियम। ये कौन सा नियम? वह संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ दिया जाए और योगफल में परिवर्तन ना हो, योगफल अपरिवर्तित रहे, बदले ना, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? योगात्मक तत्समक कहलाएगा। जैसे ये हमने एक इंटीजर माना है, पूर्णांक माना है, धन पूर्णांक, जिसमें हमने 0 को जोड़ा तो क्या मिला? ए मिला। जैसे 1 + 0 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही ना बचेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक, ऐसे ही किसी भी संख्या में आप 0 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो वही संख्या समान रूप से प्राप्त होगी। यही योगात्मक तत्समक का नियम है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उनका सभी संख्याओं का योगात्मक तत्समक 0 ही होता है। अब इसी तरीके से गुणात्मक तत्समक देखिए, वह संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, गुणनफल नहीं बदलता है, उसी को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला बना दिया है a × 1 = a, 2 1 जा 2, 10 1 जा 10, 20 1 जा 20 ही ना होगा, है कि नहीं? 40 एकन्नम 40, कोई भी संख्या हो, सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। अगला है योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स क्या है? जस्ट उसका उल्टा। अब योगात्मक लिखा है मीन्स योग करने वाला, मीन्स जोड़ने वाला। यदि a कोई धनात्मक है, क्या है? यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तब a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a। कहने का तात्पर्य यह है कि वह इंटीजर, वह पूर्णांक और उसका प्रतिलोम दोनों को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तब 0 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? 0। जैसे देखेंगे 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक योग हो गया है, प्रतिलोम उल्टा, 2 का उल्टा -2। यदि पॉजिटिव में है तो उसका योगात्मक नेगेटिव में होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। अगर ऋणात्मक में है तो क्या होगा? धनात्मक में होगा। यही था आपका योगात्मक प्रतिलोम। अब अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का तात्पर्य है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसका हम गुणा करें उसके प्रतिलोम से, प्रतिलोम मीन्स इसका भी उल्टा है लेकिन गुणा के तौर पे, तो अगर हम उसका प्रतिलोम का गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए हर किसी भी स्थिति में। a × 1/a 1 मिला। तो जैसे उदाहरण के तौर पे 2 × 1/2, अब 2 1 जा 2 समाप्त 1 मिला, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये था आपका गुणात्मक प्रतिलोम। आइए समझते हैं। जैसे जोड़ में है 45 46 47 52 63। अब इसमें इकाई अंक ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक में ज्ञात करने के लिए
सर्वप्रथम मेन है जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है इकाई। यही आपका सलूशन है। क्या है? यही इकाई है। इकाई का हाथ मीन्स आपको यूनिट डिजिट ही पकड़ना है, इकाई को ही पकड़ना है, ना कि दहाई को। ठीक, ना दहाई ना सैकड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ इकाई को ध्यान देना है। जैसे इकाई है 3, 3 2 5, 5 7 12, 12 6 18, 5 23, 23 में आया। देखिए 23 भी इकाई दहाई 2 है। ठीक, लेकिन हमें देखना क्या है, सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इकाई अंक 3 ही बताएंगे। ठीक, ये तो हो गया जोड़ वाला। अब गुणा के देखिए, जैसे 4 45 हो गया, 60 हो गया, 15 77 मान लीजिए। ठीक, अब इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो हमने कहा फिर वही इकाई अंक कह रहा है तो इकाई अंक पर ही आपकी ध्यान होना चाहिए, इकाई अंक पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। तो 7 5 35, 35 जीरो में 0, 0 5 0। अब अगर किसी संख्या में, ठीक है, अगर किसी ऐसी सीरीज है, श्रृंखला है जिसमें 0 आ जाए, क्या जाए? 0, तो आपको कुछ नहीं देखना है, पूरी संख्या 0 हो जाएगी। मतलब पूरी संख्या 0 नहीं होगी, लेकिन इकाई अंक क्या होगा? 0 आएगा। ठीक है, तो आप कुछ नहीं देखना, इकाई अंक आपका 0 आ गया। अगर ऐसा नहीं है, दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे 16 15 18, ठीक, ऐसे लिखा है, तब इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो 8 पंजे 40, क्या आ गया? 40 आया। ठीक, अब यहाँ 4 को छोड़ दीजिए, 4 को यहाँ छोड़ देंगे, 0 है ना, 0 का आगे बढ़ाएंगे 60। ये देखिए जो मल्टीपल अगर आया, यदि 2 और 5, देखिए 2 और 5 के मल्टीपल आ गए हैं तो उसमें यूनिट डिजिट आपकी 0 ही होगी। ठीक, यदि 2 और 5 के मल्टीपल नहीं आए तब वो यूनिट डिजिट और कुछ भी हो सकती है। जैसे तीसरा एग्जांपल लीजिए, उदाहरण से ही आप समझ सकते हैं इकाई अंक को। अभी हम घात के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सिंपल जो साधारण गुणा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए है इसमें कि 17 21 24, ये 3 संख्या है। अब देखिए 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28, कितना हो गया? 28 का 8। इकाई अंक पे क्या है? 8 है, तो यही आपका 8 ही यूनिट डिजिट होगा या फिर इकाई अंक होंगे। ठीक, इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या होती है जिसमें पावर होते हैं। क्या होते हैं? पावर। ठीक, घात होते हैं। जैसे मान लीजिए 16 इंटू 5 की पावर 15 इंटू 6 की पावर मान लीजिए 22, इस तरीके से है। अब इसमें कौन सा यूनिट डिजिट होगा, कौन सा नहीं होगा? ठीक, तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? नियम है, रूल है कि आपको जो पावर है घात में किससे भाग देना है? 4 से भाग दे देना है। किससे? 4 से भाग देना है। यदि शेषफल, अब देखिए, यदि शेषफल 1 आ जाए, यदि शेषफल 1 आ जाए तो उस संख्या का एक बार आप पावर का गुणा कर देंगे, 2 बार आवे 3 आए शेषफल। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं आता है तो उसका आप 4 बार मल्टीप्लाई करें। ठीक, देखिए समझिए, अगर हम मान लीजिए इसमें 4 से भाग दें तो 4 चौक 16 ना, क्या हो गया? 4 चौक 16। क्यों? शेषफल क्या हुआ? 0 हुआ। तो ये जो आपका है जो नंबर है, संख्या है, यही इकाई अंक इनका हो जाएगा। अब 15 में यदि हम 4 से भाग दें 15 में तो 4 तिहाई 12, कितना शेषफल बचा? 3 बचा। अब 3 को ही इसमें हम पावर बढ़ाएंगे, ये ठीक है।
अभी ऐसे सेम लिखते हैं, फिर इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें 22 से 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, ठीक है, तो कितना बचा शेषफल 2, तो इस पे 2 कर देंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखिए, अब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करना, 5 पचम 25 का 5, 5 2 यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ 5 पकड़िए, 5 पचम 25, लास्ट में कितना आया 5 आया इकाई अंक, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब 6 का अगर 2 बार गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 36 में यूनिट डिजिट कितनी आई 6 आया, तो यहाँ 6। अब हमने आपको कहा था यदि 2 और 5 का मल्टीपल है तो देखिए 5 और 20, अब यूनिट डिजिट पूरी आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से आप घात वाले सवाल को भी हल कर सकते हैं, जिससे इकाई अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। बस यही था, सिंपल साधारण, और कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी इकाई अंक ज्ञात करने समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।